Hello and welcome to our app Chemistry Academy for ITJ and NEET. PYQ for Mains of Organic section में हम ये episode 2 आपको present करने जा रहे हैं. Before I start my next set of 20 questions of 2022 June session, I would like to remind you all that do not forget to hit the like button in the end. If in case you have not yet subscribed our channel, please do it right away. And if you like our channel and find it beneficial, please share it with your family, friends, peers, students, whosoever you find can be benefited by our effort. So let's start with the second episode of our PYQ Organic for mains. Question number 21. Which of the following ketone will not give enamine on treatment with secondary amines? सबसे पहले सेकेंडरी अमीन से इनअमीन बनने की बात क्या है ये याद दिलाए. देखो मेरे पास अगर एसीटोन है, लेट मी एग्जाम्प्लीफाई विथ एसीटोन, और 2 डिग्री अमीन से हमें रिएक्शन करवाना शुरू कराई गई. यस, नाइट्रोजन की लोन पेयर है, अटैक तो होगा. तो अटैक होकर और सारा जो प्रोसेस होना है उससे हमारे पास NCH3CH3 बना. मीडियम एसिडिक है तो ये प्रोटोनेट होकर यहाँ कार्बोकेटायन बना. अब अगर ये प्राइमरी अमीन होती हैं तो ये नाइट्रोजन के पास एक H बचता है मोर एसिडिक, वो हटा के हम यहाँ इमीन बना लेते हैं. बट ये 2 डिग्री अमीन है तो देर इज नो सच एसिडिक H. अब ये अदर साइड से ये जो पोजीशन है ना, मतलब कीटोन के पड़ोस अल्फा पोजीशन जो है कीटोन की, वहां से ये अल्फा H हटाकर और ऐसे डबल बॉन्ड बनाता है. ये होती है इन अमीन. क्या जरूरी है इसमें? फॉर फॉर्मेशन ऑफ इन अमीन देयर हैज टू बी अल्फा H इन कीटोन और इन अल्डिहाइड. यहां हमें चाहिए अल्फा H होना चाहिए. सो देखें यहाँ, yes there is alpha H, so this cannot be an answer क्योंकि हमसे पूछा है not give C2H5CH3, there are alpha H again, फिर दोनों तरफ अल्फा H है, ये भी नहीं. सो सिर्फ C ही है जिसके पास अल्फा H नहीं है और इसलिए आंसर होगा C. Let's move to question number 22. The major product formed in the following reaction is. अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब भी ये ऑक्सीजन के पड़ोस वाला डबल बॉन्ड आए, ऑलवेज कार्बोकेटायन कहाँ स्टेबल होता है? ऑक्सीजन की एडजेसेंट पोजीशन पर. क्यों? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस मिलेगा इसे. ये इस तरीके से कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेंस विल स्टेबलाइज इट. अब इन्होंने दिया है कि इस पर अल्कोहल रिएक्ट करे. अल्कोहल अपनी लोन पेयर इस पर लेकर अटैक कर दे, और अल्कोहल ने अगर इस पर अटैक किया तो OH पॉजिटिव, CH2 और ये प्रोपाइल. नाउ इट रिलीजेस दिस H प्लस. सो हमारे पास जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए OCH2 दिस. ये एसिटल लिंकेज बन गया है. इट इज एन एसिटल. एक ही कार्बन पे दोनों तरफ OR आ गए ना, ये एसिटल बनने का मेथड हो गया है. अब हम क्वेश्चन में देखें कि क्या क्या ऑप्शंस हैं. दिस रॉन्ग पोजिशन, ये पोजिशन गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता. रिंग ओपन हो गई, आंसर नहीं हो सकता. सेम प्रॉब्लम, दिस सीम्स टू बी CH2, यस. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैज टू बी D. राइट आंसर इज D. Moving to question number 23. An antiseptic Dettol is a mixture of 2 compounds A and B, okay, where A has 6 pi electrons and B has 2 pi electron. What is the name of B? तो डेटॉल जो है ये आप देखें, मैंने नीचे आपके लिए पहले से तैयार रखा है, क्लोरोजाइलिनॉल. क्लोरोजाइलिनॉल नाम में ही क्लियर है, जाइलिनॉल. ओके, जाइलिन मतलब एरोमेटिक और एरोमेटिक मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो इसमें होंगे. ठीक. दूसरा कंपोनेंट होता है टर्पिनियोल. ठीक, टर्पिनियोल में आप देखिए ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये रिवाइज करेंगे हम, और इसलिए इस स्ट्रक्चर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा B. Let's move to question number 24. Given below are 2 statements. ये स्टेटमेंट या ये क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जा रहा है हम देखें. is of Lasinis test when both nitrogen and sulfur are present in an organic compound. कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है. आप इसको फ्यूज करते हैं विथ सोडियम, NaSCN बनता है. सोडियम
थायोसाइनेट। ओके, तो ये कंपाउंड हम जब Fe3+ की प्रेजेंस में डालते हैं तो हमें FeSCN2+ ब्लड रेड कलर देखने को मिलता है। ये टेस्ट हमारा होता है फॉर प्रेजेंस ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर टुगेदर। सो दिस इज फॉर्म्ड। सो स्टेटमेंट 1 हमारा है ट्रू, यस इट इज फॉर्म्ड। If both nitrogen and sulfur are present in an organic compound, then the excess of sodium used in sodium fusion will decompose the sodium thiocyanate formed to give NaCN and Na2S। कि अगर आपने एक्स्ट्रा सोडियम लिया होता तो ये Na2S और NaCN में डिसोसिएट होता है। दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो इफ दिस इज आवर करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शंस में हम देखें बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, सो आंसर हैज टू बी A. The Novolac polymer has mass of 963 grams. Now see, ये इस तरीके से फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से पहले हम ये बनाते हैं और ये जब बेसिक मीडियम में फर्दर पॉलीमराइज करता है तो ये आपका बनता है नोवोलेक। अब आप देखो तो ये है हमारा CH2OH। जब कंडीशंस बेसिक हैं तो ये O- और ये इसका CH2OH ये इस तरीके से डिसोसिएट करता है। यहाँ से H+ गया, यहाँ से OH, तो जब ये यहाँ से कनेक्ट हुआ CH2 पैरा पोजिशन से या ऑर्थो से, जहां से भी इस तरीके से कनेक्ट होता जाएगा फिर फर्दर, तो ये बनते वक्त इसने एक वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देना है ना। तो नोवोलेक पॉलीमर का मास आपको दिया है और नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट पूछी है। सो लेट अस अज्यूम x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मोनोमर, है ना। तो पॉलीमर जो होगा, पॉलीमर मास जो होगा वो होगा x मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर माइनस, ओके, x माइनस 118। ओके, x माइनस 118 हमने क्यों करा है? क्योंकि जहां जितना जुड़ेगा उतना ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा। ओके, it will lose water molecule when it will combine like this। वाटर मॉलिक्यूल इसको लूज करना पड़ेगा। तो अगर ये इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल लूज कर रहा है तो मोनोमर का जो वेट है आई थिंक दैट इज 124। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर जो है ये 124 है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो 9 आ रही है। ठीक, x की वैल्यू कितनी आएगी? 9। Let's move to question number 26. A protein A contains 0.30% of glycine. Molecular weight already mentioned करके दिया है हमें 75. The minimum molecular mass of the protein A is. अब ये जब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आप बताएं, तो यहाँ पेप्टाइड लिंकेज में जो वाटर निकल रहा होता है उसको आप कंसिडर नहीं कर सकते, है ना। अब प्रोटीन जिसमें 0.3%, तो मतलब अगर 0.3 ग्राम्स ऑफ ग्लाइसिन होता तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन जो होता वो 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता, है ना। लेकिन इस समय तो अगर मैं कहूं कि मिनिमम 1 मोल तो होगा ही, 75 ग्राम ऑफ ग्लाइसिन अगर प्रेजेंट है तो मास कितना होना चाहिए? करेक्ट, सो इतना इसका मास होना चाहिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू इज कमिंग 25,000 ग्राम्स पर मोल, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट की बात कही गई है। हमसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, द मिनिमम मोलर मास ऑफ द प्रोटीन ए इज व्हाट मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और हमें ये गैप फिल करना है। तो दिस कुड बी रिटर्न एज 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ग्राम पर मोल। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन is 25. Okay, question number 26, answer will be 25. Let's move to question number 27. How many of the given compounds will give a positive biuret test? ये जो biuret test है, ये biuret reagent जो होता है, पहले मैं आपको बताऊं, biuret reagent होता है NaOH plus hydrated copper sulfate, मतलब CuSO4.5H2O
एंड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इन तीनों का जो मिक्सचर होता है वो होता है बायोरेट रिएजेंट। ये हम रिएजेंट जब डालते हैं और अगर मॉलिक्यूल में पेप्टाइड लिंकेज हो, और ये भी मैं बताऊं कि कम से कम उसमें 2 पेप्टाइड लिंकेज होने चाहिए, तभी बायोरेट टेस्ट आता है। इसके साथ सबसे पहले कॉपर 2+ जो है ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ओके, तो अगर पेप्टाइड लिंकेज 2 चाहिए 2, तो इट हैज टू बी मिनिमम ट्राई पेप्टाइड। ठीक, तो इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स, एंड इन द सेकेंड रिएक्शन, इन दिस कॉम्प्लेक्स copper 2+ gets reduced to copper +1. Okay, it gets gradually reduced to copper +1. तो ये जो रिडक्शन होता है उसके बाद उस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है, इट बिकम्स वायलेट, और आई शुड से this is exact color what I want to say. The characteristic color of a positive biuret test जो है वो आपको इस तरीके का नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब कौन देता है? हमने कहा मिनिमम आपको उसमें 2 पेप्टाइड लिंकेज होने चाहिए। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, सबसे पहला ग्लाइसिन। ग्लाइसिन तो सबसे स्मॉल अमीनो एसिड है, CH2NH2COH, and it is to be known for the smallest amino acid and is also optically inactive. दूसरा क्या है? ग्लाइसिल एलेनिन। So it is definitely a peptide, but it is just a dipeptide, है ना? ये देखिए, ये पार्ट जो है ये ग्लाइसिन है और ये पार्ट जो है ये एलेनिन है। तो एक ही तो यहाँ पेप्टाइड लिंकेज है। यहाँ ड्रॉबैक ये हो गया कि दिस हैज ओनली 1 पेप्टाइड लिंकेज और हमें चाहिए कम से कम 2 पेप्टाइड लिंकेज। तीसरी चीज इन्होंने दी है ट्राइपेप्टाइड। हमें ये नहीं कहा कि कौन से अमीनो एसिड है, लेकिन अगर मैं ABC नाम लूं तो एक पेप्टाइड लिंकेज यहाँ बनेगा, एक पेप्टाइड लिंकेज यहाँ बनेगा, तभी ये ट्राइपेप्टाइड होगा। तो जब ट्राइपेप्टाइड हो तो टेस्ट आता है, इसलिए ये एक चॉइस में आंसर हुआ। बायोरेट, बल्कि इस टेस्ट में रिएजेंट कहीं बायोरेट है ही नहीं। इस टेस्ट को बायोरेट टेस्ट सिर्फ इसलिए दिया गया है नाम कि बायोरेट खुद, ये जो कंपाउंड आपके सामने बना हुआ है, ये कंपाउंड जो है ये टेस्ट पॉजिटिव देता है और इस कारण से इस पूरे टेस्ट का नाम ही इस पर असाइन कर दिया गया। सो हमारी लिस्ट में से ट्राइपेप्टाइड और बायोरेट, 2 लोग ये टेस्ट दे सकते हैं, एंड देयरफॉर आंसर हैज टू बी 2। ओके, आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27 इज 2। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28, ये ऐसा 2 एंड ऑफ ग्रिग्नार्ड है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि यहाँ पर जो CH2 दिया हुआ है ये एक्टिव मिथिलिन है ना? ये एक्टिव मिथिलिन ग्रुप है और नॉर्मली जब एक्टिव मिथिलिन ग्रुप होता है तो एसिड बेस रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड की, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एसिड बेस से कंसर्न कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। अगर एसिड बेस रिएक्शन यहाँ होती तो हम सिर्फ दोनों एंड पर CH3 दिस वुड हैव बीन आंसर। ओके, बट देयर इज नो सच ऑप्शन, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, तो हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है और हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ दिस ग्रिग्नार्ड ऑन एसिटाइल एसीटोन लेकर चलेंगे। अब कैसे करेंगे न्यूक्लियोफाइल अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक? हमारे पास CH2 MgBr और इधर भी MgBr, so this negative will attack here, this negative will attack here like this. Okay, and this will become CH3CO, क्योंकि फॉलोड बाय वाटर दिया है तो हम बाद में यहाँ लगा लेंगे CO माइनस CH3 CH2 ये O MgBr पॉजिटिव और यहाँ भी MgBr पॉजिटिव। ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर ए होगा। और दूसरा, उसके बाद हमें दिया गया है कि इसका हाइड्रोलिसिस, इसको वाटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर फॉर बी इज ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए प्रिंट हुआ है वही इसका आंसर होना चाहिए। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 28। लेट्स मूव टू नंबर 29। C7H5O2 होल ट्वाइस H न्यू डालने पर कोई X चीज बनी और X डिसोसिएट होने से C6H5 डॉट 2 + 2CO2। कंसिडर द अबव रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट X। ये क्या हो सकता है? अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला जो है ये मैच करेगा विथ बेंजोइल पेरोक्साइड।
ये चीज इस तरीके से स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब जब इसकी रिएक्शन HNU से कराई गई तो ये 2 मोल्स ऑफ PHCOO डॉट बनाएगा। ये आपका आंसर X होना चाहिए। ये रेडिकल यहाँ बनना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं लोन पेयर की बात करूं तो यहाँ इस तरीके से थी, तो हर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर पहले ही थी। देन दिस ब्रेक्स इनटू 2 पीएच डॉट, और ये टूट जाएगा इस तरीके से कि 2CO2 रिलीज होगी। ठीक, तो 2 पीएच डॉट और 2CO2 जैसा कि कहा गया वो तैयार हो गया है। सो आंसर जो होगा वो होगा D. Answer is D. Let's go to question number 30. A chemical which stimulates the secretion of pepsin is. Now this is again a very informative question. So हमें पूरा information लेना चाहिए. So this is a cutting from NCERT. A major breakthrough in the treatment of hyperacidity came through the discovery according to which a chemical, histamine, stimulates the secretion of pepsin and hydrochloric acid in the stomach. और यही line exactly हमसे question बना के पूछ ली गई है. A chemical which stimulates the secretion of pepsin. और यहाँ वही line है, stimulates the secretion of pepsin. तो कौन सा है वो chemical? Histamine. तो जब हम पेट में एसिडिटी की लोग शिकायत करते हैं तो वहां जो एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक, तो ये जो दवा सबसे पहले मिली थी साइमेटिडीन, जो यहाँ पर भी क्वेश्चन में दी गई है, साइमेटिडीन। ये साइमेटिडीन क्या करती है? was designed to prevent the interaction of histamine with the receptor present in the stomach wall. हमारी स्टमक की वॉल में जो रिसेप्टर एंड्स होते हैं जिन पर जाकर हिस्टामीन, ओके, जिन पर जाकर हिस्टामीन का मॉलिक्यूल जब जाता है और इनको एक्टिवेट करता है टू प्रोड्यूस मोर ऑफ HCl, ओके। तो ये जो ड्रग होती है साइमेटिडीन, ये इस इंटरैक्शन को ही ब्रेक कर देती है, इसको ब्लॉक करती है, इसको ब्रेक करती है। ये इंटरैक्शन ब्लॉक होता है तो प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टमक इज डिक्रीज, एंड दैट इज हाउ such drugs like cimetidine acts as anti-acid drug. Okay, this resulted in release of lesser amount of acid. The importance of the drug was so much that it remained the largest selling drug in the world until another drug, ranitidine, Zentek, which was also related to the same thing, was formed. Okay, antihistamine so definitely is not the one which will help us to secrete the pepsin. So answer is C, that is histamine. Answer is C. I also want you to show this structure of histamine. आपको histamine का structure याद रखना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ बनाया। खैर, जो सवाल यहाँ दिया हुआ है, इसके अलावा एक और बात मुझे आपको बतानी है कि यहाँ अगर आपसे एसिडिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाए, ओके, इफ यू आर आस्क्ड के ए ऑर्डर, सॉरी एसिडिटी, अगर आपसे यहाँ पर बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाए, के बी ऑर्डर, है ना, और हमसे पूछा जाए कि ये ए है, ये बी है और ये नाइट्रोजन सी है, तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी? तो आंसर इज ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ए विल बी द मैक्सिमम and B will be equal to C. A will be the maximum because of percentage S lesser than B and C. Less percentage S will make it a better base. सो हिस्टामीन में ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी भी सवाल पूछा जाता है, हिस्टामीन में स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, ये पार्ट एरोमेटिक है, ये आपको पता होना चाहिए। हिस्टामीन बाय इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिस्टामीन हमारे लिए हमारे स्टमक में एक्टिवेट करती है फॉर जनरेशन ऑफ acids. Moving to question number 31. Compound P on nitration with dilute HNO3 yields two isomers A and B. ठीक, हमें कहा गया कि भाई कोई एक कंपाउंड P है जिसको जब डाइल्यूट HNO3 से आप ट्रीट कर रहे हैं तो ये दो कंपाउंड बना रहा है A और B. These isomers can be separated by steam distillation. अगर इनको आप स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर रहे हैं तो इतना सुनते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि ये फिनॉल का केस है, क्योंकि फिनॉल में ही ऑर्थोनाइट्रो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल बनता है जिनको आप स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। Isomer A and B show the intramolecular and intermolecular hydrogen bonding. So ऑर्थो जो भी होगा वो आपको दिखाएगा इंट्रामोलिकुलर H bonding, और पैरा जो होगा, assuming B is para,
ये दिखाएगा आपको इंटर H बॉन्डिंग, राइट? कंपाउंड P ऑन रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करा, ठीक, यील्ड्स अ कंपाउंड C विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। फाइन, बिल्कुल सही जा रहा है सवाल। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स is present in compound C will be. As we have identified different things, let me write them in different color. So P is phenol, A is orthonitrophenol, B is paranitrophenol, okay? और ये जो C है, ये C जो है ये बनेगा पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। फिनॉल में अगर आपने डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में डाल देते हैं फिनॉल को, तो आपको मिलता है पिक्रिक एसिड विच इज अ येलो कंपाउंड सी एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये येलो होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये कंपाउंड जो है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट में CO2 लिबरेशन भी दिखाने वाला है। हमसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड सी इज, सो कितने हैं? 7, है ना? सो आंसर जो इसका होना चाहिए, it is 7. There are 7 oxygens in this compound C, which is basically picric acid. Let's move to question number 32. The number of oxygens present in a nucleotide formed from a base that is present only in RNA. चलिए, सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि डीएनए और आरएनए ये हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं। इसमें आरएनए में आपको राइबोज शुगर होगी, फॉस्फेट बॉन्ड होगा और होगा बेस। डीएनए में 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी, फॉस्फेट बॉन्ड होगा और होंगे कुछ बेस। अब जब हम बेस की बात करते हैं तो बेस 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है प्यूरिन बेस और एक होते हैं पिरिमिडीन बेस, राइट? प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेस, ये टोटल 5 होते हैं, लेकिन 4 आर प्रेजेंट इन दिस एंड 4 वैरायटी इज प्रेजेंट इन दिस, ठीक? ATGC ये सेट जो है, ATGC ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, ओके? एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। और इसमें जब हम आरएनए की बात करते हैं तो इट बिकम्स AUGC, ओके? सेम बाकी 3, लेकिन U जो है थायमिन की जगह ले लेता है। नाउ इट इज यूरेसिल। अब कौन सा होता है? यूरेसिल। सबसे पहले अगर शुगर जो है ये फॉस्फेट से जुड़ती है, ओके, तो जो बनता है वो बनता है न्यूक्लियोसाइड। और जब इस न्यूक्लियोसाइड की कॉम्बिनेशन बेस से होती है तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो न्यूक्लियोटाइड का पूछा जा रहा है। देखिए, ये जो अभी बना हुआ है, ये जो अभी बना हुआ है, ये है न्यूक्लियोसाइड। दिस थिंग इज न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड पर, ठीक, तो यहाँ जो नाइट्रोजन है इस जगह पर से हम नाइट्रोजन कनेक्ट करेंगे और ये फर्दर जो है पूरा बेस यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, NH C डबल बॉन्ड O CH, ठीक, एंड देन अगेन देयर इज CH, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। सो ऐसा जब ये कनेक्शन हो जाएगा देन इट इज नाउ कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, ओके? तब इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। So the number of oxygen atoms present in a nucleotide formed from a base that is present only in RNA. So हम काउंट करते हैं कितने ऑक्सीजन एटम्स हमें यहाँ मिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो यहाँ हो गए और जो बाहर चीजें अटैच है उसमें 8 और 9। सो आंसर जो होना चाहिए वो टोटल होना चाहिए 9 oxygen atoms are present in the nucleotide formed from the base. टोटल हमारे पास 9 ऑक्सीजन एटम्स हैं। नेक्स्ट आता है मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। एंजाइम्स दे रखे हैं, कन्वर्जन ऑफ। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाना है आपको। ये क्वेश्चन काइनेटिक्स में भी मिल जाएगा, कोलाइड्स में भी कहीं प्रेजेंट है, ओके? और हमारे ऑर्गेनिक में कुछ पोर्शंस में तो ये प्रेजेंट है ही अलग अलग जगहों पर। सबसे पहले जो सीधी पहचान है इस क्वेश्चन की वो है इनवर्टेज।
इन्वर्टेज इज अ डायरेक्ट पहचान, ये केन शुगर को कन्वर्ट करना चाहिए। ओके, तो अगर इसको केन शुगर को कन्वर्ट करना चाहिए तो ए का मैच आपको 4 चाहिए ही चाहिए, राइट। दूसरी सीधी पहचान है माल्टेज हैज टू बी माल्टोज इनटू ग्लूकोज, ये चीज पक्का है। अब जब ये दो चीज हमें मिल गई है कि ए का मैच 4 होना चाहिए और डी का मैच 2 होना चाहिए, तो आंसर तो वैसे ही सी हो गया। ठीक, आप इतना देखें कि आपको सब आता हो ये जरूरी नहीं, कुछ पर्टिकुलर चीजें भी आकर आप काम निकाल सकते हैं। जिनको जाइमेज पता था वो भी यहाँ निकल सकते थे, है ना, क्योंकि जाइमेज जो है वो ग्लूकोज को इथेनॉल करने के लिए यूज होता है और डायस्टेज जो है वो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर इज सी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 34। Halogenation of which one of the following will yield M substituted product with respect to methyl group as a major प्रोडक्ट? तो हमें ऐसा चाहिए कि जो मिथाइल ग्रुप है उससे मेटा पोजिशन आनी चाहिए एज अ मेजर प्रोडक्ट, और वो भी आपको हेलोजनेशन कराना है। चलिए शुरू करते हैं। तो CH3 और CHO, अब अगर एक डीएक्टिवेटेड और एक एक्टिवेटेड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो एक्टिवेटेड ग्रुप की ही ओरिएंटेशन फॉलो की जाएगी। तो एनी हाउ अगर इसकी की जाएगी तो या तो अटैक यहां होगा या यहां, सो ए कैन नॉट बी द आंसर। लेट्स मूव टू ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी की बात करी जाए तो सेम CH3NO2 ओरिएंटेशन जो फॉलो होगी वो CH3 की होगी। सो न्यू ग्रुप वेदर इट इज हैलोजन और एनीथिंग एल्स विल गो para to the existing CH3. If I go to C option, C option में आपके पास है CH3 और OH। अब पहली बार यहाँ पर more activating group than CH3 is there, तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इस OH का चलेगा। और क्योंकि स्टेरिक की अगर बात करें तो दिस विल बी द प्रिफर्ड पोजीशन, यहाँ कुछ छुटुर पुटर आ जाए तो नहीं कह सकते। सो ये जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा टू CH3 पर आ रहा है, राइट। द ग्रुप इज कमिंग मेटा टू CH3 एंड दस द आंसर इज सी। ओके, आंसर विल बी सी। डी को भी अगर मैं चेक कर लूं तो अगेन द ग्रुप विच विल कम will not be meta to CH3. वहां पर orientation of CH3 will be there. So either it will be here or here. Question number 35. The reagent from the following which converts benzoic acid to benzaldehyde in one step. एक स्टेप में कन्वर्ट करने की बात करी जा रही है। तो एक्चुअली होता यह है कि जो भी आपके पास एसिड हो इनके कैल्शियम सॉल्ट, बेरियम सॉल्ट या फिर मैंगनीज सॉल्ट, इनको अगर आप हीट करते हैं तो दे अंडरगो ड्राई डिस्टिलेशन। ओके, तो उसी तरह की रिएक्शन आपको यहां भी देखने को मिलेगी एंड दिस इज हाउ इट फॉर्म्स कीटोन, इस तरह से बनता है। ओके, अब ये चीज तो कॉमन है लेकिन यहां इन्होंने हमें अल्डिहाइड बनने की बात कही है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि प्रोबेबली दे हैव टेकन हेल्प ऑफ फॉर्मिक एसिड सॉल्ट आल्सो, क्योंकि अगर ये मिक्स्ड सॉल्ट से बनाया गया होता तो आपको अल्डिहाइड बन सकता है। बाकी ये जो रिएक्शन यहाँ पर यूज हो रही है वो बिल्कुल वही रिएक्शन है जो आप अदरवाइज आराम से जानते होंगे फॉर ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट। और ये भी आपको पता होगा कि उसमें अगर आपने इस तरीके का मिक्सचर लिया है ना, ये CaCO3, तो आपको अल्डिहाइड्स मिल सकते हैं, है ना। तो बाकी तो कोई कॉम्बिनेशन अवेलेबल ही नहीं है। LiLH4 से तो आपको बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा, KMNO4 नो सच रिएक्शन, NaBH4 डू नॉट रिएक्ट, तो ओनली चॉइस इज MNO, आंसर इज C. Let's move to question number 36. The final product A in the following reaction sequences. ये JEE एडवांस्ड का सवाल है, ये पहले आया है और ये एग्जैक्ट सोलोमन में दिया हुआ है। ये जब आया था तब भी लोगों को तकलीफ हुई थी और आज भी कई लोगों को इसमें परेशानी होती है। या आपको ध्यान रखना चाहिए कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CH3 CH2 CO CH3, इसकी रिएक्शन HCN से कराई तो ये तो सिंपल साइनो एडिशन साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन रिएक्शन हो गई। OH CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N बन गया, यहां दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब इसकी रिएक्शन 95%
H2SO4 के साथ कराई जाती है हीट कर कर, तब यहाँ पर बच्चों को परेशानी आती है कि क्या हमें यहाँ डिहाइड्रेशन कराना चाहिए, जो मैं करा रही हूँ, या इस COOH को CN के हाइड्रोलिसिस से भी पैरेलली बनाना चाहिए. Okay, this is what confuses students. So please remember 95% H2SO4 यहाँ ये दोनों काम कर रहा है, ये यहाँ वाटर हटा रहा है और यहाँ ऐड कर रहा है. So answer for this question is A. Okay, answer for this question is A. यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक. This is a very important question. बहुत ही important question है. Question number 37. The final product C in the following series of reactions is. आइए देखें क्या सीरीज हमें दे रखी है. सबसे पहले हमें नाइट्रोबेंजीन को टिन HCl से रिएक्ट कराने को बोला गया. टिन HCl से रिएक्ट कराएंगे तो दिस विल बिकम NH2. ये NH2 बनेगा, ये है आपका A. अब इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से करवाई. NaNO2 प्लस HCl से तो ये बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, डाइजोनियम बन गया. और अब इस डाइजोनियम की रिएक्शन बीटा नेप्थॉल से कराई और मीडियम कैसा दिया गया है, बेसिक. ये हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी फेमस रिएक्शन है, डायजो कपलिंग रिएक्शन. ये डाइजोनियम जो है फिनॉल्स के साथ बेसिक मीडियम में इस तरीके से कपल होता है. और ये जो पर्टिकुलर यहाँ बीटा नेफ्थॉल की जो डाई बनी है, ये रोजी रेड, या हम कह सकते हैं इज अ स्कारलेट रेड डाई. ठीक, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है वाटर में, तो इसके बनते बनते ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें अपीयर होती जाती है. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रोजी रेड डाई, बीटा नेफ्थॉल एंड डायजो कपलिंग रिएक्शन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अब देखिए यहाँ पोजीशन बीटा नेफ्थॉल में कहाँ अटैक हुआ, ये पोजीशन आप देखिए, ये OH की ऑर्थोपैरा. तो ये पोजीशन जो है ना, ये इस बेंजीन से भी एक्टिवेटेड है फ्रॉम दिस. नेफ्थलीन के लिए ये कौन सी पोजीशन है, अल्फा. ये है बीटा, ये है बीटा और ये फिर अल्फा. तो अटैक कहाँ होना था, अल्फा पर ही होता है प्रिफरेबल, लेकिन इन दोनों रिंग में से इसके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की वजह से ये रिंग एक्टिवेटेड है, इसलिए अटैक यहां हुआ है. अब हम आते हैं ऑप्शंस पे. इसकी तो पोजीशन ऑफ OH और डायजो ही बिल्कुल गलत है, सेम रॉन्ग पोजीशन. दिस सीम्स टू बी करेक्ट चॉइस, है ना. इसी रिंग पर जहां OH है और ये अल्फा पोजीशन पर भी नजर आ रहा है, तो आंसर सी होना चाहिए. दिस इज अगेन wrong position, so answer for this question has to be C. Let's move to question number 38. Which statement is not correct, मतलब incorrect for paratoluene sulfonyl chloride? Let's first see what is paratoluene sulfonyl chloride. It is CH3SO2Cl. This is paratoluene sulfonyl chloride. So it is known as Hinsberg reagent. भाई बिल्कुल, it is very well known fact that पहले, है ना, पहले हम सिर्फ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते थे, बट करंटली हम पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड का यूज करते हैं एज हिंसबर्ग रिएजेंट. तो ए स्टेटमेंट इज ट्रू. हमें तो गलत स्टेटमेंट ढूंढने को कहा है. इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एंड सेकेंडरी amines, again true. On treatment with secondary amine, it leads to a product that is soluble in alkali. No, it doesn't react with tertiary amine. That is true. अब जब ये अमीन से रिएक्ट करता है, जैसे RNH2 प्राइमरी अमीन या फिर R2NH 3 डिग्री अमीन, ये रिएजेंट इसको इस एरो पर माने आप, तो जब ये यहाँ इस तरीके से रिएक्ट करता है तो HCl हट गया. ओके, तो इफ इट इज अ केस ऑफ प्राइमरी अमीन तो CH3SO2NHR ये बना, और जब 2 डिग्री अमीन हमने ली तो ये बनेगा SONRNR. अब जब प्राइमरी अमीन है तो ये है आपका एसिडिक एच. ओके, दिस इज योर एसिडिक एच, और यहाँ ऐसा कोई एसिडिक एच नहीं. ये दोनों ही व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, ये दोनों ही व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं. लेकिन जब आप बेस डालेंगे जैसे NaOH, तो ये बना लेगा सॉल्युबल सॉल्ट. ये NaOH डालने पर भी रहेगा इनसॉल्युबल, क्योंकि इसके पास ऐसा कोई एसिडिक एच नहीं है. So on treatment with secondary amine, it leads to a product that is soluble in alkali, is
a wrong answer, wrong statement. So answer is C. Question number 39. Which of the following reactions will yield benzaldehyde as a product? आइए एक एक रिएक्शन ली जाए। सबसे पहले ऑप्शन ए, SOCl2 और क्विनोलिन जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा COCl। क्विनोलिन जो है वो बाय प्रोडक्ट HCl को एब्जॉर्ब करने के लिए लगता है। हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी फेमस रिएक्शन कॉल्ड रोजन मंड्स रिडक्शन, है ना, विच रिड्यूसेस एसिड क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड, और सॉरी, विच रिड्यूसेस एसिड क्लोराइड्स टू अल्डिहाइड्स। सो ये बन गया आपका बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन बी जो है, जहां CrO3H2SO4 दे रखा है, तो ये तो बना लेगा COOH, है ना। जब भी CrO3H2SO4 में दिया हो तो ऑक्सीडेशन विल गो टू एंड प्रोडक्ट COH. So this cannot be answer. Okay. Now this one, ester with NaBH4. तो ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो ये भी पार्ट नहीं हो सकता। And this, that toluene reacts with CrO3 in acetic acid anhydride and then followed by hydrolysis. ये और इटार्ड, ये दोनों मेथड है, ये दोनों मैंने अलग अलग यहाँ यूज कर रखे हैं। ये इटार्ड है, देखो इटार्ड मत, इसको इटार्ड मत मान लेना। इटार्ड में क्रोमाइल क्लोराइड इन CS2 लगता है। दिस इज नॉट इटार्ड, ओके, इटार्ड नहीं है, इट इज नॉट इटार्ड। इटार्ड ये होती है, ठीक, ये इटार्ड नहीं है, लेकिन ये उसी के जैसी रिएक्शन होती है। और ये एसिटिक एसिड अनहाइड्राइड है जिसमें ये प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। अगर ये CrO3 इन वाटर दिया होता तो यहीं पर ये रिएक्शन एसिड बन जाती। सो D इज अ चॉइस, यस, वेयर बेंजल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट। सो ओवरऑल आंसर A एंड D दोनों बना रहे हैं हमारे पास बेंजल्डिहाइड। आंसर इज C, which is A and D both. Last question of this session. Given below are two statements. Statement 1, in Hoffman degradation reaction, the migration of only an alkyl group takes place from carbonyl carbon of amide to the nitrogen atom. Well, not only alkyl, it could be even pH. Aryl group भी तो हो सकता है. So this statement seems to be false. And the group is migrated in Hoffman degradation reaction to electron deficient atom. This is true. ये सही है. So first statement false or second statement true. I think only one option, that is D. So answer for question number 40 is D. है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स क्यों हो गया? क्योंकि सिर्फ अल्काइल हो ये जरूरी नहीं है, आप इसमें अराइल ग्रुप्स का भी माइग्रेशन देखते हैं, ठीक। दैट इज व्हाई इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसी के साथ हमारे एपिसोड 2 के 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन भी यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग द रिएजेंट्स एंड द मैकेनिज्म। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो please hit the like button and share our channel with your family, friends, peers, and students. Thank you, everyone.